की अटेंड करने का फंडा ये है, पहले चारों क्वेश्चन पढ़ो, किसी ना किसी क्वेश्चन में हमें हिंट मिलती है कि इसका डायग्नोसिस जाना है। पहले लिड देखना है, फिर कंजक्टिवा देखना है, फिर लिम्बस देखना है, फिर कॉर्निया देखना है, तब एसी देखना है। ये तो कॉमनली करते हैं ओपीडी में, ये तो नहीं भूलना है तुम लोगों के लोग। तो इसको समझने का एक सिंपल तरीका मैंने निकाला है। Hello everyone, this is Dr. Pradeep Dubey and you are watching DIMS Ophthalmology where you learn everything just by imagination. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मेंद्र, a 55-year-old man came for a routine eye examination and fundus finding in left eye given below. ठीक है, देखो इसमें and describe the finding in the disc. So on this examination cup to disc ratio is 0.7. No, 0.8 to 0.9. 0.8. हाँ, and ISNT rule is not followed. हाँ, very good. और NNR thinning is NNR thinning and one more finding. Nasal shifting And one more finding. inferior notching. No, bayoneting. Very good. Bayoneting sign. Here you can see bayoneting sign. ठीक है, तो ग्लूकोमेटस कपिंग 0.9, कप डिस्क रेशियो 0.8 to 0.9 होगा इसमें, एंड बायोनेटिंग साइन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट हिस्ट्री एंड आई एग्जामिनेशन यू नीड टू कंफर्म योर डायग्नोसिस। आदित्य बताएगा ये। What additional patient history? आप अपने increased IOP हिस्ट्री ठीक है, इंक्रीज आईओपी आप उससे टोनोमेट्री कर लेंगे, वो एग्जामिनेशन में आ जाएगा। फैमिली हिस्ट्री लेंगे। वेरी गुड, फैमिली हिस्ट्री हम पूछेंगे। फैमिली हिस्ट्री किसी की है क्या? सर फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ प्रेसबायोपिक ग्लासेस। हाँ, वो भी हो सकता है, एक फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ प्रेसबायोपिक ग्लासेस। और सर हेडेक। वेरी गुड, हेडेक और इचिंग। सर आई रेडनेस पेन। आई रेडनेस पेन, ये तो कंप्लेन बता देगा। हिस्ट्री में क्या पूछेंगे? हिस्ट्री में ये है सर कि एक तो फैमिली हिस्ट्री हो गई। फैमिली हिस्ट्री हो गई, वेरी गुड। पेरिफेरी में उसको काला कुछ दिख रहा है तो फील्ड डिफेक्ट हिस्ट्री ले सकते हैं। कह सकते हैं फील्ड डिफेक्ट एग्जामिनेशन में आ जाएगा। तो देखो हम हिस्ट्री लेंगे हेडेक की, और हेलोज, कलर्ड हेलोज दिख सकते हैं उसे। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा पूछेंगे, और एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, आईओपी कर सकते हैं, गोनियोस्कोपी कर सकते हैं, और फील्ड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दानिश गिव 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। वेरी गुड। और 55 ईयर ओल्ड। सर ओपन एंगल नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा। सर नॉर्मल टेंशन सूडो एक्सफोलिएशन कैसे बता देगा? कुछ हिस्ट्री में पता चला? प्राइमरी बस फिजियोलॉजिकल लैब्स। वेरी गुड। फिजियोलॉजिकल कपिंग हो सकती है। ग्लोकोमा, फिजियोलॉजिकल कपिंग और मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग में तुम्हें ये दिख सकता है, ये पिक्चर दिख सकती है। हाँ, मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। हाँ ठीक है, अब आप तो बताएगा व्हाट इज फेसिंग। फेसिंग सर आईओपी सर है। आईओपी क्या? आईओपी सर? सर आईओपी का है सर। आईओपी क्या कहता है सर? वही सर, मॉर्निंग में ज्यादा रह के स्लोली रह के डाउन होएगा सर वो। हाँ, जो हम 24 आवर आईओपी मॉनिटरिंग करते हैं डायगोनल वेरिएशन के लिए, उसे हम फेसिंग कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ आईओपी एट डिफरेंट ड्रॉप आएगा सर। हाँ, स्लोली एड्रेनालिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से आईओपी राइज होता रहता है। हाँ, मेजरमेंट ऑफ आईओपी एट डिफरेंट टाइम इंटरवल इन अ डे इन 24 आवर्स। और इसको हम किस लिए यूज करते हैं? टू यूज टू आइडेंटिफाई द डायगोनल वेरिएशन इन आईओपी। यस सर, वो फेजिंग 6 mm से ज्यादा फर्क नहीं आना सर। नेम 3 ड्रग्स दैट कैन बी यूज्ड इन दिस कंडीशन। सर वही सर, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग से बीटा ब्लॉकर। हाँ, वेरी गुड। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, टिमोलोल, बीटा ब्लॉकर और अल्फा। ठीक है, अल्फा एगोनिस्ट। ठीक है, एक करके बोलेंगे, एक करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th आप अटेंड करेगा। व्हाट इज द फंडस फाइंडिंग सर? सर यार डिस्क हेमरेज है सर, ट्रांस हेमरेज भी बोल सकते हैं सर। वेरी गुड। वो नॉविस टाइप ऑफ डिस्क हेमरेज और स्प्लिंटर हेमरेज। नाउ इन व्हिच टाइप ऑफ ग्लोकोमा इट इज मोस्ट कॉमनली सीन? सर
सर ये नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, वेरी गुड। व्हाट डज इट सिग्निफाई? उसे क्या कहता है भाई सर? अभी इट कैन प्रोग्रेस है, ग्लूकोमा कैन प्रोग्रेस सर। हाँ, अगर पेशेंट को अगर ग्लूकोमा नहीं है तो ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है, लेकिन अगर ग्लूकोमा है तो चांसेस हैं ग्लूकोमा प्रोग्रेशन के, ठीक है। मे डेवलप ग्लूकोमा और प्रोग्रेशन ऑफ ग्लूकोमा, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ स्प्लिंटर हेमरेज और डिस्क हेमरेज? नहीं पता है सर। सर एक्यूट राइज ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर। नहीं। एनीबॉडी तो कंजेशन होता है ना, आउटफ्लो नहीं, जो आरएनएफएल डिफेक्ट होता है उसके एडजेसेंट जो कैपिलरी जाती है उसमें डैमेज होने लगता है, उसकी वजह से होता है। तो डैमेज टू द कैपिलरी नेटवर्क एट द बॉर्डर ऑफ आरएनएफएल डिफेक्ट एनलार्जमेंट। तो जो एनलार्जमेंट होता है आरएनएफएल डिफेक्ट का, वहाँ की जो कैपिलरी हैं जो पास करती हैं उनमें डैमेज होने लगता है, उसकी वजह से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य, फिर से आगे तेरा पेरीमेट्री। 39 ईयर ओल्ड वन आइड फीमेल है, केम इन ओपीडी हैविंग IOP 32 mmHg एंड ओपन एंगल ऑन गोनियोस्कोपी। व्हाट वुड बी योर चॉइस ऑफ मेडिकेशन? और इनिशियल तो प्रोस्टाग्लैंडिन से ही शुरू करेंगे ना? इनिशियल शुरू करेंगे 32 भाई एक बार mmHg। विजुअल फील्ड भी देख ले भाई एक बार। विजुअल फील्ड भी देखना है, फील्ड इसमें दिया है, ये ऐसे ही नहीं दिया। हाँ, ये सिर्फ मॉडरेट ग्रेड का हुआ सर। धर्मेन? हाँ सर, ये Give your ग्लूकोमेटस फील्ड है। हाँ, ग्लूकोमेटस फील्ड है बहुत। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग के साथ इसमें हम तीन मेडिकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी देंगे, वेरी गुड। देखो यहाँ पे याद रखना, देखो मिडिल एज फीमेल है और वन आइड भी है, तो जितना IOP कम हो सकता है उतना हम कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। वन आइड ही है तो मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी जितना भी हो सकता है, लेटेनोप्रोस्टिमोलोल, ब्रिमोनिडिन, ब्रिंजोलामाइड, अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो वहाँ पे हम मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी देंगे। तो नेक्स्ट वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी? दानिश? सर मैक्सिमल मतलब ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। अल्फा सर, एक टिमोलॉल सर, टिमोलॉल प्लस नो, डिफाइन मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी। नो, डिफाइन मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी। मैक्सिमम मेडिकल थेरेपी सर। मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी किसको बोलेंगे आदित्य? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकेशंस कैन बी मेडिकेशन विदाउट एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन। 3 या उससे ज्यादा अगर एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशन देते हैं ताकि उसका जो IOP मैक्सिमम लोअर हो। अब व्हाट वुड बी योर टारगेट प्रेशर? इसमें टारगेट प्रेशर कितना रखना है सर? इसमें तो सिंगल डिजिट में रखना है सर। इसमें मैक्सिमम सिंगल डिजिट में, सिंगल डिजिट में रहना सर। 30% लोअर देन फ्रॉम द बेसलाइन। देखो ये पेशेंट, सुनो, ये पेशेंट 39 ईयर ओल्ड है, वन आइड है और 32 mmHg इसका प्रेशर है, तो इसमें फील्ड इफेक्ट आप देखेंगे ना, देखो फिक्सेशन भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें IOP जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखेंगे ताकि फर्दर कोई डैमेज ना हो। तो लो टीन्स में रखेंगे इसका IOP, ठीक है, या फिर 3 से भी कम, 12-13 के आसपास, ठीक है। अब डिफाइन टारगेट IOP। सर द IOP at which the optic disc का डैमेज वो प्रोग्रेस नहीं हो, इसका का देखना सर। हाँ, तो ऐसा IOP जिसपे डिस्क डैमेज या तो हाल्ट हो जाए या फिर उसका प्रोग्रेशन कम हो जाए, ना ठीक है। प्रेशर विद इन विच द प्रोग्रेशन ऑफ ग्लूकोमा एंड विजुअल फील्ड लॉस विल बी डिलेड और हाल्टेड, ठीक है। अब ठीक है, इस पेशेंट को हमने क्या किया, मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी दे दिया, IOP लोअर हो गया, लो टीन्स में हो गया। नाउ व्हाट विल यू डू नेक्स्ट आफ्टर लोअरिंग IOP? आदित्य? बस लोअरिंग IOP के फॉलो अप में विजुअल फील्ड करवाएंगे। देखो ऐसा पेशेंट जो वन आइड है, 39 इतना मिडिल एज का है,
तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते हैं। मान लिया कोई मेडिकेशन काम नहीं कर रही है, या कोई मेडिकेशन खरीद नहीं रहा है, या फॉलो अप अगर लॉस हो गया, फॉलो अप नहीं कर रहा है, या फिर कॉम्प्लायंस अच्छा नहीं है, तो उस केस में तो उसका पूरा डिफेक्ट होने के चांस रहते हैं कि इफेक्ट नहीं कर रही है, लॉस हो गया फॉलो अप में। तो ऐसे केस में हम माइंड में बना के चलते हैं कि इसका ट्रेबिकुलेक्टमी करना ही करना है। तो ट्रेबिकुलेक्टमी के लिए ऐसा पेशेंट हम चॉइस करके रखते हैं कि हाँ इसके ट्रेबिकुलेक्टमी करेंगे, ताकि कोई भी अगर मिस हैपनिंग हुई ना तो इसकी ये भी आंख चली जाएगी, तो परमानेंट ब्लाइंड हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन धर्मेंद्र। A 52-year-old male presented with sudden severe headache, pain and watering with loss of vision in right eye. What is your probable diagnosis? सर लेंस इंड्यूस्ड ग्लूकोमा लग रहा है सर। एक्यूट एंगल क्लोजर। वेरी गुड acute angle closure glaucoma. What is the differential diagnosis for that? फेकोमॉर्फिक लेंस कहाँ दिख रहा है तुम लोगों को? इसमें लेंस दिख रहा है? हमें सर 52 इयर्स में तो क्या दिख रहा है? सुनो, पहले तुमको करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन आता है तुमको ऐसे ही देख के अटेम्प्ट नहीं करना है, ये बात याद रखना। तुमको शुरुआत से लीड से जाना है, पहले लीड देखना है, फिर कंजक्टिवा देखना है, फिर लिम्बस देखना है, फिर कॉर्निया देखना है, तब एसी देखना है। तुम पहले डायरेक्टली तुम लेंस को ही जाके देख ले रहे हो। तुमको ये दिख रहा है, ये क्लियर दिख रहा है इसका एसी? ये इतना हेजी है ये, तो पहले उस पे तो कमेंट करो। डीडी में तुम्हारा यूवीआइटिस नहीं हो सकता है? तो पहले उसे बताओ ना। आप डायरेक्ट लेंस पे जा रहे हैं, लेंस को डायरेक्ट बता रहे हैं। पहले शुरुआत से देखो ना। आप लोग को कंजेशन मिल रहा है, हेजी दिख रहा है इसमें एंटीरियर सेगमेंट में, तो इसमें पहले तो एक्यूट एंगल क्लोजर होगा। सडन सीवियर हेडेक हुआ है पेशेंट को, पेन है, लॉस ऑफ विजन है, तो इसका डीडी क्या एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो सकता है। नियोवास्कुलर ग्लोकोमा में भी मिल सकता है, एनवीजी में भी तो ऐसा मिल सकता है। ठीक है, एक्यूट वो होगा। और एंटीरियर यूवीआइटिस, एक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस है तो उसमें भी हो सकता है। और फैकोमॉर्फिक भी हो सकता है, गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन उसमें आपको लेंस दिखना तो चाहिए। इसमें दिख रहा है आपको क्लियर लेंस कैटरेक्ट है इसको या नहीं है? नहीं दिख रहा। नहीं तो आप ऐसे कमेंट नहीं कर सकते ना बिना देखे। ठीक है। नाउ नेम 3 इन्वेस्टिगेशन यू वुड डू इन ओपीडी। इस पेशेंट में क्या 3 इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं? आईओपी मेजरमेंट, गोनियोस्कोपी, एंगल गोनियोस्कोपी, आईओपी मेजरमेंट है। हां, और कौन सा देखते हैं? विजुअल फील्ड्स, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। पहले आईओपी मेजरमेंट, विजुअल एक्यूटी कराएंगे और वोन हेरिक करेंगे सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद गोनियोस्कोपी करेंगे, उसके बाद अगर फिर फंडस इवैल्यूएशन करेंगे अगर वो है नॉर्मल हो जाता है तो। What is the management protocol to this patient? सर फर्स्ट आईओपी प्राइमरीली कॉर्नियल एडिमा दिख रहा है। फर्स्ट आईओपी एक दानिश बताएगा सर। प्राइमरीली टू रिड्यूस द इंट्राओक्यूलर प्रेशर। हाँ, रिड्यूस कैसे करेंगे? मैनिटोल देंगे, आईवी मैनिटोल और ओरल डायमॉक्स। ठीक है। तो आफ्टर लोवरिंग आईओपी क्या करेंगे सर? उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, विजुअल फील्ड्स। और उससे पहले नहीं उससे पहले फंडस एग्जामिनेशन करना सर। कॉर्नियल एडिमा और ठीक होने के बाद पूरा करके फंडस एग्जामिनेशन करना है सर उसका। और देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लोवरिंग ऑफ आईओपी, जैसे मैनिटोल या हम डायमॉक्स दे देंगे। उसके बाद लेजर पीआई क्यों भूल रहे हो तुम लोग? हील होने, ये ठीक होने के बाद, क्योंकि दोबारा अटैक हो सकता है ना पेशेंट में। ठीक है। तो फर्दर अटैक हो सकता है, तो उसके लिए हम लेजर पीआई करते हैं। ये तो कॉमनली करते हैं हम ओपीडी में, ये तो नहीं भूलना है तुम लोगों को। ठीक है। लेजर पीआई कर दिया, क्योंकि एंगल क्लोजर यहाँ बता रहे हो ना तुम लोग, तो अगर एंगल क्लोजर, हाँ एंगल क्लोजर अगर है तो फिर उस केस में आपको लेजर पीआई करना पड़ेगा। लेकिन आईओपी उससे पहले लोअर करना है, और एंटीरियर चैम्बर की अगर रिएक्शन है उसको कम करना है। ठीक है। अगर पेशेंट का आईओपी ज्यादा है, अगर कम नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमें एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशन देना पड़ेगा। उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो ट्रैप करना पड़ेगा। और जैसे कि तुम लोग बोल रहे हो कि लेंस इंड्यूस अगर है तो लेंस एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, आप फेलो आई को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसमें भी अटैक होने के चांस हैं, तो फेलो आई में भी पीआई करेंगे। ठीक है। yes,
तो ये क्रिस्प में आपको लिखना पड़ेगा, ये तीनों चीजें वो जानना चाहता है मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में, अगर ऑस्की में दिया गया है। और वाइवा, अगर केस वाइवा हुआ तो भी आप इसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइवा क्वेश्चन, इससे जो रिलेटेड पूछा जाता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन PACS, PAC एंड PACG। धर्मेंद्र बताएगा। सर प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट में आइरिडोकॉर्नियल कॉन्टैक्ट जो है वो लेस देन 270 डिग्री रहता है। वेरी गुड। उसमें कोई ऑप्टिक डिस्क चेंजेस नहीं होते हैं, ना ही विजुअल फील्ड चेंज होते हैं, और आईओपी भी नॉर्मल रहता है। प्राइमरी एंगल क्लोजर में जो आइरिडोकॉर्नियल कॉन्टैक्ट है वो मोर देन 270 डिग्री होता है, और ग्लोकोमा में आईओपी भी बढ़ जाता है, आईओपी भी बढ़ जाता है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट भी हो जाता है, ठीक है, और डिस्क चेंजेस भी आते हैं। तो देखो इसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं कई लोग, तो इसको समझने का एक सिंपल तरीका मैंने निकाला है। जैसे आइरिडोकॉर्नियल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये आइरिडोकॉर्नियल कॉन्टैक्ट लेस देन 270 है या फिर 180 to 270 अगर है, तो या तो ये इस पेशेंट को क्या होगा, PACS होगा या PAC होगा, प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट होगा या प्राइमरी एंगल क्लोजर होगा। तो अब सस्पेक्ट और क्लोजर को कैसे डिफरेंशिएट हम करेंगे, ये करेंगे हम गोनियोस्कोपी से। तो देखो सस्पेक्ट में अपोजिशनल एंगल क्लोजर होता है, जबकि प्राइमरी एंगल क्लोजर में साइनिकल एंगल क्लोजर होता है। तो देखो जब हम इंडेंटेशन गोनियोस्कोपी, जो मैं पहले भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, इंडेंटेशन गोनियोस्कोपी से हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को। तो इंडेंट करने के बाद अगर ये ओपन हो जाता है, इसका मतलब ये अपोजिशनल एंगल क्लोजर था, तो इसका मतलब ये प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट में आएगा। अब क्योंकि ये अपोजिशनल था, साइनिकीय नहीं बने थे, अगर साइनिकीय बनेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओपन नहीं होगा इंडेंटेशन के बाद, तो ये प्राइमरी एंगल क्लोजर में आ जाएगा। तो देखो इसमें आईओपी नॉर्मल क्यों होता है, क्योंकि अगर ये अपोजिशनल है तो यहाँ से एक्वस आसानी से ड्रेन होता रहेगा, इसीलिए इसमें आईओपी नॉर्मल होता है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे साइनिकीय बन जाते हैं, तो ये ओपन भी नहीं होता और यहाँ से ड्रेन भी नहीं होता। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ओपन इंडेंटेशन के बाद अगर एंगल ओपन है और नॉर्मल आईओपी है तो PACS में आएगा, लेकिन अगर एंगल ओपन नहीं हो रहा है आफ्टर इंडेंटेशन और आईओपी रेज्ड है पेशेंट का, तो वो PAC में आएगा, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन PACS एंड PAC। और अगर एंगल क्लोजर के साथ साथ अगर एबनॉर्मल डिस्क और विजुअल फील्ड होता है तो वो PACG में आएगा, ठीक है। समझ आ गया? समझ आ गया? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन आदित्य अटेंड करेगा। ये पिक्चर दी हुई है आई की, व्हाट इज द क्लिनिकल फाइंडिंग। अरे बस ये तो वो है वाइट रेस्टिंग शूडो एक्सपोजिशन वाला है। वेरी गुड। देखो इसमें ऐसे नहीं, अगर आपको फिर से देखो पहले मैं वैसे बताता हूँ, आई जितना एक पिपुलरी मार्जिन डिपॉजिट है, हाँ, और डिपॉजिट्स हैं। वेरी गुड। देखो यहाँ पे आपने करना क्या है, पहले मैं एक फंडा बता देता हूँ, उसकी अटेंड करने का फंडा ये है, पहले चारों क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। किसी ना किसी क्वेश्चन में हमें हिंट मिलती है कि इसका डायग्नोसिस क्या है, क्योंकि कभी कभी नहीं समझ आता है हमें। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, ओवरऑल उसकी करने का तरीका, कि पहले चारों क्वेश्चन एकदम जल्दी जल्दी पढ़ लो 30 सेकंड में, तो आपको उसमें आइडिया लग जाता है कि हाँ किसका क्वेश्चन होगा। देखो मटेरियल डिपॉजिट बोल रहा है, व्हाट इज मटेरियल डिपॉजिट, तो इससे हमें ये अंदाजा लग जाता है कि हाँ दिस इज द सूडो एक्सफोलिएशन, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल फाइंडिंग यू सी हियर। क्लिनिकल फाइंडिंग में तो बस ये आएगा ना, ग्लोकोमा एंड कैटरेक्ट PSC। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या मिल रही है तुमको, सूडो एक्सफोलिएशन, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सूडो एक्सफोलिएशन दिख रहा है, यहाँ पे भी इस डायग्राम में आपको क्या क्लिनिकल फाइंडिंग दिख रही है। आप इसी के बेसिस पे तो बता रहे हैं ना कि ये सूडो एक्सफोलिएशन है, कि ये है और एक यहाँ पे जो दिख रहा है बुलसाई और टारगेट साइन, तो ये क्लिनिकल फाइंडिंग आपको बतानी है, ठीक है। अब व्हाट इज द व्हाइटिश मटेरियल मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ होता है व्हाइटिश मटेरियल। सर प्रोटीन कोर व्हिच इज सराउंडेड बाय ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन। वेरी गुड। तो इसमें ग्रे व्हाइटिश फिब्रिलरी एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल होता है कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन कोर सराउंडेड बाय द ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन। वेरी गुड।
Now what is the gonioscopic finding in this condition? The Sampaulosi is line. Very good, that is anterior to Schwalbe is line. very good, that is 1 point. And other blotchy pigmentation of the trabecular meshwork. ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉची पिगमेंटेशन मिल सकता है, सैम्पोलेसी लाइन मिल सकता है और सूडो एक्सफोलिएशन भी मिल सकता है ट्रेबेकुलर मेशवर्क में। ठीक है, नाउ व्हाट प्रॉब्लम डू यू एंटीसिपेट ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी ऑफ दिस पेशेंट, ये आबिद बताएगा। सर जोनुलर डायलिसिस हो जाएगा। डायलिसिस और क्या कहते हो पोस्टीरियर कैप्सूल वीक रहेगा सर, इसका पोस्टीरियर कैप्सूल भी वीक रहेगा। और हो सकता है सर। तो देखो जो तुम लोग करते हो ना, सुनो 2 मिनट, जो भी तुम लोग सोचते हो वो तुम लोग रेंडमली क्यों सोचते हो? मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाओ ना, कॉर्निया में फाइंडिंग बताओ, प्यूपिल में फाइंडिंग बताओ, फिर लेंस में फाइंडिंग बताओ। तुम पहले ही लेंस में चले जा रहे हो, एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाना है। आदित्य बताएगा। हाँ, एंडोथेलियल सेल्स का जो डेंसिटी है वो कम होगी। दूसरा और अपना ये जो प्यूपिल है फुल डायलेटेड नहीं होगा। हाँ, प्यूपिल फुल डायलेटेड नहीं होगा। तीसरा और सर कैप्सुलर फाइमोसिस सिंड्रोम। कैप्सुलर फाइमोसिस भी हो सकता है। अरे ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी की पूछी जा रही है बात। ये कैप्सूल सर सर्जरी के टाइम में नहीं होगा? छोटा सर्जरी के टाइम में क्यों होगा? वो बाद पोस्ट ऑपरेटिव। हाँ, जोन्युलर वीकनेस होती है तो उसमें प्रॉब्लम होगी लेंस डायल करने में। तो कॉर्नियल एंडोथेलियल कंप्रोमाइज, नॉन डायलेटिंग प्यूपिल और वीक जोन्युल मिलेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 9th क्वेश्चन ये अटेंड करेगा आबिद। What is this condition? What the name we call for it? What is this condition? देखो सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बताया है, सुनो 2 मिनट। सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बोला है कि चारों क्वेश्चन पढ़ने हैं तुम्हें ओस्की में, 30 सेकंड में चारों क्वेश्चन। तुम्हें कभी कभी आइडिया लग जाएगा चारों क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर डायग्राम देखना है। अब यहाँ पे आदित्य ने एकदम ठीक बोला, यहाँ पे आपको न्यूवेस्कुलर वेसल्स दिख रही है आइरिस में। व्हाट इज दिस कंडीशन? हाँ, तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे ना तुम्हें तुरंत दिखने लग जाएंगे, हाँ ये है यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट इज दिस कंडीशन? न्यूवास्कुलर ग्लूकोमा है सर। हाँ, न्यूवास्कुलर आइराइटिस हमें इसमें दिख रहा है। ठीक है, मेंशन 3 कॉमन कॉजेज फॉर इट। डायबिटीज, प्रोलिफरेटिव वेरी गुड। CRAO उतना कॉमन नहीं है लेकिन बोल सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो इसमें अब देखो कॉमन बतानी रहती है, तो इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी बोल सकते हैं, प्रोलिफरेटिव रेटिनल वेन वेसल ओक्लूजन बोल सकते हैं, क्रोनिक यूवेइटिस में भी मिलता है और ईज डिसीज में भी मिल सकता है लेकिन रेयर है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस कंडीशन? रेटिनल हाइपोक्सिया है सर। हाँ, रेटिनल हाइपोक्सिया, फिर हाँ वेरी गुड। तो रेटिनल हाइपोक्सिया होता है जिसकी वजह से VEGF रिलीज होता है, दैट लीड टू द न्यूवेस्कुलर। ठीक है, अब व्हाट इज द इंडिकेशन फॉर साइक्लोडेस्ट्रक्टिव प्रोसीजर इन दिस केस? पेनफुल ब्लाइंड आई। वेरी गुड, पेनफुल ब्लाइंड आई अगर होती है, अनकंट्रोल्ड अगर NVG है, पेनफुल और पुअर या नील विजुअल पोटेंशियल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? साइक्लोडेस्ट्रक्टिव प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन